स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। वह देश जिनके बीच विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर किया गया है। तो रूस और चीन दो देश हैं जिन्होंने परमाणु ऊर्जा पर समझौता किया हुआ है। ये समझौता वर्ष 2018 में किया गया था, जिस पर दोनों देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। हाल में ही में 19 मई 2021 को इन्होंने अपनी परियोजना का शिलान्यास किया हुआ है। अब बात आती है कि ये परियोजना कहाँ पर स्थापित होगी, कौन स्थापित करेगा और किस देश में स्थापित होगी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इससे जुड़ी हुई। तो जो दोनों देशों ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, तो चीन के तियावेन शहर में और जुडायू परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इनकी इकाइयाँ लगाई जाएंगी। तियावेन शहर में जो परमाणु संयंत्र है वहाँ पर इकाई 7 व 8 और जुडायू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 3 व 4 में इनके निर्माण के लिए इनके बीच में सहमति बन गई है। इन्होंने 19 मई को इसका शिलान्यास भी कर दिया है। मास्को जो इनको बनाने का इकाइयों को बनाने का कार्य दिया गया है वह मास्को को दिया गया है। मास्को इसमें 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर होगा रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने और 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? तो ऐसा किया है चीन की सरकार ने। जैसे कि मैप में आपको चाइना का मैप दिखाया जा रहा है, तो ऐसा करने वाली चीन सरकार है। चीन सरकार ने बहुत समय पहले 1 चाइल्ड की पॉलिसी लाया था, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिंगानुपात होने के कारण 2016 में उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी थी और वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी थी। हाल ही में चीन सरकार ने अभी वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी भी समाप्त कर दी है और 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है। इसके आंकड़े जब वहाँ पर जनगणना करी गई, जनसंख्या के आंकड़े सामने आए, तो उन्होंने इसको मंजूरी दी है। तो इसका आंसर होगा चीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है। वह कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ी है? तो हाल ही में इस वर्ष की जो सीजन हुआ था उसमें 350 लोगों ने भाग लिया था एवरेस्ट पर चढ़ने के, जिसमें 2 लोगों ने तो कीर्तिमान ही रच दिया है। ये महिला हैं जिनकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये हांगकांग से हैं। इन्होंने कितने मिनट में, कितने घंटे और कितने मिनट में ये प्रतियोगिता पूरी कर रही है? तो इन्हें 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये सबसे तीव्र गति से चढ़ने वाली महिला हैं। इन्होंने हाल में ही ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दूसरे जिन्होंने ये कीर्तिमान रचा है वो हैं 75 वर्षीय आर्थर मुई। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने एवरेस्ट पर फतह करने वाले ये अमेरिका के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। उन्हें इसका अवार्ड भी दिया गया है कि अमेरिका में जो सबसे बुजुर्ग इंसान हैं वो ये हैं। ये महिला हैं। इनसे पहले यह जो रिकॉर्ड था माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ने का, यह रिकॉर्ड नेपाल की एक महिला के पास था। उन्होंने 2018 में 29 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी कर ली थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सबसे पहले तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है IEA। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत यूरोपीय संघ को पीछा करते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। अभी हाल पर 3 देश भारत से आगे हैं। उसके बाद 2030 में भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को 2030 में भारत पछाड़ देगा। तो इसकी रिपोर्ट को जारी करने वाला है IEA। हम IEA के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। IEA का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। पेरिस में इसका मुख्यालय है वो पेरिस में है और यह अंतर सरकारी संगठन है। भारत 2017 में IEA का स्थायी सदस्य बना था। उससे पहले भारत इससे मदद करता रहता था, मदद लेता रहता था, लेकिन सदस्य नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह राज्य जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण, तो ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा है? ये आपको इंडिया के मैप में देख के बताना है। बहुत ही छोटे जगह में यह सीमित है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट है।
आप पहचान कर बताइए, तब तक हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि उसने ऐसा क्यों किया। 30 मई 2021 को गोवा का स्थापना दिवस था। आप सभी ने भी 2 दिन पहले ही देखा है कि 30 मई को गोवा सरकार का स्थापना दिवस था। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही दुर्गम जगह पर जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है, वहां पर अक्षय ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली लाई जाएगी। मतलब वहां के गांव ऊर्जा के बिना नहीं रहेंगे, वहां पर भी बिजली रहेगी, वहां पर भी आसानी से लोग बिजली ले पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लघु वन उपज, इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो जो लघु वन उपज के लिए एमएसपी का निर्धारण, तो लघु वन उपज है जो वनों में जो छोटी छोटी फसलें होती हैं, नकदी फसलें होती हैं, जिनको सरकार, जो जनजातीय लोग होते हैं उनको लाभान्वित करने के लिए सरकार इनको एमएसपी में शामिल करती है। मतलब जहाँ पे ये फसलें उगाई जाएंगी, फिर सरकार इनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेगी और ये जनजातीय लोग इनको जमा करके इनसे पैसे कमा सकेंगे। जो भी वनों में जो जिस तरीके से बंजीरा, बांस झाड़ू बनाते हैं, कुछ लाख के बीज होते हैं, कटहल के बीज होते हैं, इन सब के लिए सरकार ने वन उपज के कुछ जो ये चीज़ें हैं इन पे एमएसपी लागू की है। तो ये करता कौन है? जो जनजातीय कार्य मंत्रालय होता है उनके तहत 3 साल में एक बार किया जाता है एमएसपी लागू। अभी तक इसमें 50 वन उपज फसलें शामिल थी, हाल ही में इसमें 23 वन उपज फसलें शामिल की गई हैं। तो आंसर नंबर 3 सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोविड ब्रीथ टेस्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? जैसे कि आप इमेज में देख पाएंगे कि हमें अपने सांसों के द्वारा कोरोना का टेस्ट हम कर सकते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? तो ये इसकी शुरुआत करने वाला है सिंगापुर में ये ब्रीथ टेस्ट स्टार्ट हुआ है। हाल ही में सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। और इसको जो इसका डिज़ाइन है वो किसने तय किया है? तो इसका डिज़ाइन तैयार किया है सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने इसे डिज़ाइन किया है। तो सबसे बड़ी बात, कोरोना टाइम में पर्यटन तो एकदम ठप हो चुका है, तो हम इस टेस्टिंग को बढ़ाकर बर्बाद हो चुके जो पर्यटन उद्योग हैं उनको फ़ायदेमंद बना सकते हैं। हम इससे आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं, मिनटों में हमें इसका रिजल्ट पता चल जाएगा हम कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। अब इसका उपयोग कैसे होता है? तो जैसे व्यक्ति जो माउथ पीस होता है इसके बॉल में सांस फूंकता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो मशीन का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया है जिसमें यह जो संक्रमित व्यक्ति की सांस होगी और जो व्यक्ति सांस देगा, इन दोनों की सांसों की तुलना की जाएगी। तुलनात्मक कार्य करके कुछ ही मिनट में यह मशीन हमें रिजल्ट दे देगी कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ऐसा पहले पुलिस यूज किया करती थी जांच करने के लिए कि यह व्यक्ति शराब पिए हुए है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है या बिना शराब पिए, उसकी थीम पर यह बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। कौन मनाता है इसे? हमें इसके बारे में भी डिस्कस करना है। आप सब जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन को हम FAO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डेयरी उत्पाद बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को बताया जाए कि हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया भर में विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क से मतलब है कि जो मानव के मस्तिष्क भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है, जो मानव के मस्तिष्क की नकल कर पाएगा आसानी से। यह एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती हैं वैसे ही यह कार्य करेगा। ये पारंपरिक जो तकनीकियां हैं उसकी तुलना में काफ़ी अधिक कुशल होगा, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है।
तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसायन मंत्रालय द्वारा किस दवाई की उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को नियुक्त किया गया है? ऐसी कौन सी दवा है जिसके लिए उन्हें इस एजेंसी को नियुक्त करना पड़ा था? तो 30 मई 2021 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो राज्यों को रेमडेसिविर केंद्रीय आवंटन किया जाता था, हर राज्य में रेमडेसिविर को पहुंचाया जाता था, उसको बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में इसकी कालाबाजारी हो रही थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी रखने के लिए इस एजेंसी को नियुक्त किया गया है। अब रेमडेसिविर क्या है आप सभी जानते होंगे, कोरोना टाइम में इसका इंजेक्शन बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है, जिसके लिए इसको बड़े पैमाने पे कालाबाजारी चल रही है। यह एक एंटीवायरल दवा है और इसका प्रयोग सबसे पहले बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका प्रयोग किया था, इंजेक्शन में विकसित करने के लिए इसको डेवलप किया था। अब इसका यूज कोविड-19 के लिए हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है रेमडेसिविर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।